हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी ठीक ठाक हो गई होगी। देखिए, अरिथमेटिक में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और आज का जो टॉपिक है इंस्टॉलमेंट, जिसको हम किस्त कहते हैं, ये टॉपिक आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन लगभग सीजीएल के अंदर पूछ रहे हैं और पूछते भी कैसे हैं, एसआई में भी पूछ रहे हैं, जो कि एसआई में इंस्टॉलमेंट निकालना थोड़ा सा स्लाइटली टफ होता है कंपेयर टू सीआई, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट के मुकाबले। एसआई में सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप इस वीडियो को अच्छे से ढंग से समझिए और देखिए। आपको मैं बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस तक की सारी चीज़ें बताऊंगा और इसके बाद आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा प्रैक्टिस के लिए, बाकी आपको पीडीएफ एक बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, जिससे आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मेंस के लिए यानी कि टीयर 2 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इंस्टॉलमेंट की। और समझते हैं, देखिए सीआई तो बहुत आसान है, सीआई को हम बाद में समझेंगे, पहले इंस्टॉलमेंट हम समझते हैं एसआई में, है ना, सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा माना जाता है थोड़ा सा टफ होता है कंपेयर टू सीआई। लेकिन अगर अच्छे से हम एक बार समझ लें इसको तो करने में बहुत आसान है, इसमें भी कुछ नहीं है, बहुत कम टाइम के साथ हम इसको कर सकते हैं। ये नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना है। इसमें मैं आपको 3 से 4 तरीके ऐसे बताऊंगा जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। लगभग 4 तरीके, आपको फॉर्मूला भी सिखाऊंगा, फॉर्मूला बनता कैसे वो भी सिखाऊंगा, आप डायरेक्ट अप्रोच से कैसे निकाल सकते हैं वो भी सिखाऊंगा, या फिर ऑप्शन की हेल्प से, अगर बाई चांस इस तरह के ऑप्शन सेट हो रखे हैं कि ऑप्शन की हेल्प से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। तो इंस्टॉलमेंट में अपना किस्तों में सीखें किस्त होती क्या है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे समझते हैं। देखिए, उदाहरण के तौर पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, इसलिए आपको समझाता हूँ। अगर आपने कभी फ़ोन की ईएमआई बनवाई हो, है ना, फ़ोन लिया हो, ईएमआई पे कैलकुलेट किया हो कि मेरी ईएमआई बना दीजिए महीने की, तो आपने एक चीज़ ज़रूर गौर की होगी कि मान लीजिए आपके अगर पहले महीने की, एक तो सबसे पहली बात ये कि ईएमआई आपने अगर आज बनवाई है तो 1 महीने बाद जाएगी, या जब उसका बिल तैयार होगा आपके जो भी आपके पास कार्ड है तो उस टाइम पे जाएगी, लगभग 1 महीने बाद जाती है वो। तो मान लीजिए अगले महीने के एंड में आपने 100 रुपये जमा किए, तो उससे अगले महीने थोड़ा सा आपका जो वो आएगा, क्या नाम, ईएमआई आएगी, वो थोड़ी सी कम होगी, मान लीजिए 99 होगी। वो उससे अगले महीने थोड़ी सी और कम होगी, मान लीजिए 98 होगी। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। कम क्यों होती जा रही है? क्योंकि हमने पहले दे दिया उस पर हम ब्याज, बैंक हमको उल्टा देती है। इस चीज़ को आपको बड़े ध्यान से समझना है कि मैं क्या समझाने की कोशिश आपको करूँगा। इसको फिलहाल हटा देता हूँ, बस आपने अगर ईएमआई पे कुछ लिया हो या कुछ हो तो थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि आपने एक बाइक खरीदी 1 लाख रुपए की। कितने की? 1 लाख रुपए की आपने एक बाइक खरीदी। आपके पास इतने पैसे नहीं थे कि आप 1 लाख रुपए एक बार में दे सकें, तो आपने उससे कहा कि भाई एक काम करो, जहाँ पे भी आप एजेंसी पे गए थे कि 1 लाख रुपए की बाइक है, आप मेरी इसकी क्या बना दो, इंस्टॉलमेंट बना दो, किस्त बना दो। उसने कहा ठीक है साहब, कितने महीने की बनवानी है, तो आप कितने सालों की बनवानी है? आपने कहा मैं पर ईयर के हिसाब से दूंगा और 5 साल की मेरी किस्त बना दो। कितने की? 5 साल की मेरी किस्त बना दो। उसने कहा ठीक है, 10% की दर से आप पे ब्याज लगेगा। कितना? 10% की दर पे आपको ब्याज देना होगा इस पर। तो 1 लाख रुपए 5 साल में 10% की दर पे कितने हो जाएंगे? आप कहोगे इसका मतलब मुझे 1.5 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे, और मोटी मोटी भाषा में देखें तो। अगर आप ईएमआई नहीं बनवाते, आपने कहा कि मैं पूरा पैसा 5 साल के बाद देता हूँ। अगर दूसरा हम एक कंडीशन देखें कि आपने कहा कि 5 साल के बाद दूंगा 10% की दर पे मैं 1 लाख रुपए आपकी बाइक का, तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो 1 लाख की जगह आपको 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। आप देख रहे हैं यार, बाइक के आधा पैसा तो मैंने ऐसे दे दिया, 50,000 रुपये तो ब्याज में। उसने कहा कि इसका दूसरा तरीका है, इसको कुछ और कि जिससे थोड़ा कम हो जाए और मेरे ऊपर बर्डन भी इतना ना आए। उसने कहा ठीक है, आप एक काम कीजिए, इंस्टॉलमेंट बनवा लीजिए, किस्त बनवा लीजिए। क्या कर लीजिए? किस्त बनवा लीजिए। उसने कहा ठीक है, किस्त बना दो। तो किस्त बनाने पे होगा क्या, उदाहरण के तौर पे समझते हैं। उसने 5 किस्त बना दी। पहली बात तो किस्त सारी की सारी क्या होंगी, इक्वल होंगी 5 के 5 साल के लिए। तो मान लीजिए किस्त को हम अगर जब परसेंटेज के टर्म्स आती है तो हम क्या मानते हैं, कोई भी वैल्यू 100 मानते हैं, या 100x मान लोगे, कुछ भी मान लोगे आप, तो भी आपका काम चल जाएगा। मैं कहता हूँ आपने 100 रुपये की किस्त बनवा ली, 5, आपने 5 किस्त जो है 100 रुपीज़ की बनवा ली हैं कि 5 किस्त मेरी 100 रुपीज़ की बना दीजिए, तो मेरा काम हो जाएगा। 100 क्यों माना हमने? क्योंकि हमको 10% कैलकुलेट भी करना है, इसलिए हमने इसको 100 माना है। ठीक, 1 मिनट ज़रा थोड़ा ठीक करके लिख दूँ जिससे कि समझने में आपको आसानी रहे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा ऐसा है, सेंसिटिव टॉपिक है। अगर थोड़ी सी भी चीज़ में
स्किप हुई ना आपके दिमाग से। तो आप, क्योंकि इसका एक तो लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल होती है जो लिखी होती है, उसमें पेबल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल कितना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए हमारा प्रिंसिपल है जो बेसिक हमको देना था, पर एक्चुअल में हम दे कितना रहे हैं, ये हमारा अमाउंट है जो ब्याज वगैरह लग के हम दे रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया उसको कि हमने 100 रुपये, हमने कहा भाई हर महीने में तो उसको 100 रुपये देंगे। तो जहाँ पे आप ये बाइक वगैरह खरीद रहे हैं वो फाइनेंस करते हैं, आप कहते हैं उनसे फाइनेंस कर दीजिए, तो वो क्या करते हैं अपने यहाँ खाता खुलवाते हैं, किसी भी बैंक से आपका जहाँ खाता होता है उसके अंदर आपकी EMI या इंस्टॉलमेंट बनवा देते हैं। तो होता क्या है, जैसे कि आपने पहले साल के अंत में 100 रुपये जमा किए आपने अपने खाते में उसमें, या EMI जमा करी, तो वो EMI आपके अगले 4 साल तक उस खाते के अंदर पड़ी रहेगी नहीं पड़ी रहेगी। लेकिन बैंक भी तो अपना कुछ काम करेगी। बैंक क्या काम करेगी, बैंक अपना ये काम करेगी कि बैंक 100 रुपये पे 4 साल तक आपको ब्याज देगी 10% की दर से। ठीक है, जिसके पास जा रहे हैं, जिसके पास EMI जा रही है, जो इसने फाइनेंस करवाया था उसका भी काम चल रहा है। बैंक में हम पैसा डाल रहे हैं उसके खाते में, तो बैंक हमको अमाउंट दे रही है 100 पे, सॉरी रेट 10% की दर पे हमको ब्याज दे रही है। इसका मतलब जो 100 रुपये हमने ये EMI के तौर पे डाले हैं, इंस्टॉलमेंट के तौर पे डालने हैं, अगले 4 साल तक ही हमको क्या है ब्याज देते रहेंगे 10% की दर पे। तो 100 रुपये जो हमने स्टार्टिंग में डाले थे वो 4 साल तक जब 10% की दर से हमको ब्याज देंगे तो 100 की जगह कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 140 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 140 हो जाएंगे, क्योंकि 40% आपका ब्याज लग जाएगा अगले 4 सालों में। पहले साल के काम खत्म, अगले साल की बात करेंगे, आपने 100 रुपये फिर डाल दिए अगले साल, लेकिन ये कब तक लगे रहेंगे, ये अगले 3 साल तक लगे रहेंगे। ठीक है, ये अगले 3 साल तक आपके उस खाते में पड़े रहेंगे। इसका मतलब ब्याज जो मिलेगा आपको 3 साल का मिलेगा 10% की दर पे। तो आप कहोगे 3 साल में 10% की दर पे कितना हो जाएगा, 30% ब्याज मिलेगा। तो 100 की जगह वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 130 रुपये हो जाएगी। ये ऊपर के जो 40 और 30 रुपये ये हम नहीं दे रहे, ये बैंक दे रही है जो हम EMI में डाल रहे हैं। ठीक, ऐसे ही आप यहाँ से आगे का देखेंगे तो इस 100 पे 2 साल के लिए आपको ब्याज मिलेगा, यानी कि 120 हो जाएगा। ऐसे ही इस पे आप बात करोगे, इस पे आपको 1 साल के लिए ब्याज मिलेगा, 110 हो जाएगा। और जो ये लास्ट वाली 100 रुपये की किस्त थी, इस पे कुछ नहीं, क्योंकि इसको आप जमा करके डायरेक्ट फाइनल कर दोगे कि बस हमारी किस्त यहाँ पे फाइनल हो गई। तो कुल मिला के आपने कितने, आपने तो 100 या आपने तो 500 रुपये दिए। आपने जो डाले हैं, अगर पर ईयर के हिसाब से देखें, आपने 500 रुपये डाले हैं उसके अंदर, पर एक्चुअल में इकट्ठे कितने हो गए इस खाते के अंदर, तो आप देखिए कितने खाते में उसमें जमा हो गए। आप इनको जोड़ोगे कितना हो गया, 0 4 3 7 2 9 और 1 10 और 5 और 1 6, तो 600 रुपये वहाँ पर जमा हो गए। आपने कितने जमा किए थे, 500 रुपये हर साल 100 रुपये के हिसाब से। एक्चुअल में उस खाते में कितने हो गए, 600 रुपये। समझ रहे हैं, और यही तो आपका अमाउंट है जो आपको जमा करना था, जो आपको पे करना था, यानी कि 1.5 लाख रुपये जो था आपका। तो इसका मतलब अगर 600 की वैल्यू, अगर हम यहाँ पे x लगा के चलते साथ में तो हमारी 600 x हो जाती है, लेकिन हम x क्यों लगाए, हमको तो परसेंटेज निकालना है। तो 600 की वैल्यू कितनी है, 1,50,000। किस्त कितने की बनी थी हमारी, 100 रुपये की, तो 100 की वैल्यू निकाल दीजिए कितना होगा। तो हमको पता है 25 छक्का 150 होते हैं, यानी कितनी आ जाएगी, 25,000 रुपये। अब मुझे एक बात बताइए सिर्फ कि यहाँ तक आपको समझने में कुछ दिक्कत आई है क्या। आपकी किस्त हर साल की कितने की बनी है, 25,000 रुपये की बनी है, कि हर साल आप 25,000 रुपये अपने खाते में उसमें डाल दे रहे हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं 25,000 रुपये की, और आपका काम चल जा रहा है। तो आप पे भी जोर नहीं पड़ा। आपने कितने, आपने कुल मिला के 5 साल में 25 पंजा 125, 1,25,000 रुपये दिए। बाइक कितने की थी आपकी, 1 लाख की। अगर आप डायरेक्ट 5 साल बाद ही देते तो आपको 1.5 लाख रुपये देने पड़ते, लेकिन 5 साल में आपने अगर हर साल के हिसाब से दिए हैं तो 1,25,000 रुपये जमा दे के करके आपका किस्सा वहाँ से कट गया। तो ऊपर के एक बात बताइए, जो ऊपर के 25,000 रुपये थे ये किसने दिए, ये जो हमने उसमें डाला था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा है पैसा, वो 25,000 रुपये का मेट आउट वहाँ से हुआ है। ये सिंपल इंटरेस्ट पे छोटा सा झंझट होता है। इतना सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि किस तरीके से हम EMI को कैलकुलेट करते हैं। क्या क्वेश्चन में भी हमको इतनी बड़ी फिगर बनानी पड़ेगी क्या, बिल्कुल नहीं बनानी पड़ेगी। हम चाहेंगे तो 2 लाइन में हम आंसर ला सकते हैं। समझिए कैसे। ये सब कुछ क्लियर हो गया। बाई चांस अगर समझ ना आया हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से पहले पूरी फिगर समझ लीजिए, फिर नहीं आता फिर भी तो बैक जाइए, सारे शब्दों को बड़े गौर से सुनिए कि हमने क्या क्या किया है। ठीक है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का ध्यान रखना है सबसे पहली बात। दूसरी बात ये, अगर आपको प्रिंसिपल क्वेश्चन में दे रखा है और आपको अमाउंट निकालना पड़े तो आप अमाउंट कैसे निकालोगे, जितना टाइम दे रखा होगा, जितना रेट दे रखा होगा उस पर डायरेक्ट अमाउंट कैलकुलेट कर दोगे। क्योंकि हमारे पास जो ये लास्ट में वैल्यू आएगी ना, ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, अमाउंट ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं कि 5 साल के बाद एक्चुअल में पैसा कितना चला गया वहाँ। तो 600 रुपये चला गया, और 600 की वैल्यू है 1.5 लाख, तो 100 की कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 25,000 रुपये, और 100 रुपये की तो हमारी किस्त थी। तो हर महीने हम 25,000 रुपये जमा करेंगे। तो टोटल हम 1,25,000 रुपये जमा करने हैं। पहली बात समझ आ गई।
दूसरी बात बड़े ध्यान से समझिए कि किस्त जब भी होगी एसआई पे, वो प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का ही एक पैसा होगा जो आप दे रहे होंगे। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए कभी कभी, हमेशा नहीं होगा, लेकिन बाई चांस आपका नसीब ठीक हो, कैलकुलेशन ऑप्शन पे जिस तरीके के दे रखे हों कि आपको मान लीजिए 100 ऑप्शन दे रखे हैं, 200, 400, 600, 800, है ना, और आपके जो प्रिंसिपल था वो था 600 रुपये और आपको जो पेबल था वो था 800 रुपये। तो इसका मतलब 600 और 800 के बीच में है, आप अपना पैसा जमा कर रहे होंगे। अगर 200 की 4 किस्त मान लीजिए, 4 किस्त देनी है आपको, 200 रुपये की आप 4 किस्त देंगे तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए 2 किस्त देनी है आपको, कितनी, 2 किस्त देनी है, ठीक है, 2 किस्त देनी है। तो इसको थोड़ा सा अमाउंट एक तो 400 कर लीजिए, नहीं तो ऑप्शन भी हमारे गलत हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। 3 किस्त देनी है, अब ऐसा कर लीजिए क्वेश्चन को थोड़ा सा कि 3 किस्त देनी है, 400 रुपये आपका प्रिंसिपल था, 800 रुपये पेबल थे, यानी कि 800 रुपये आपको देने थे। तो एक बात बताइए, 200 की आप जब 3 किस्त देंगे यानी कि 600 रुपये आप दे देंगे। तो 400 और 600 के बीच में आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है, अगर कोई इसके आसपास नहीं दे रखा तो। 400 की आप 3 किस्त देंगे, इसका मतलब 1200 रुपये जमा करेंगे। 800 की जगह 1200 कर रहा हो, कैसे हो सकता है, कभी पॉसिबल नहीं है। 600 की 3 किस्त जमा करेंगे, 6 × 18, 1800 रुपये कैसे जमा कर सकते हो आप, आपको तो 800 देने हैं सिर्फ। ऐसे ही 800 की 3 किस्त 8 × 2400 रुपये, आप 2400 रुपये क्यों दोगे, तो आपको 800 देना है। तो 400 और 800 के बीच में जो हमारा पेबल अमाउंट होगा वो हमको पे करना है सिर्फ। ये बड़ी कोर्स समझने की बात है, इसको बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसको लिखने के तरीके और हमारे पास क्या क्या होंगे, एक फॉर्मूला भी आपको लिखवाऊंगा मैं, एक तरीका आपको समझ आ गया। दूसरा तरीका इसको लिखने का देखिए ये होगा कि आप एक बात बताइए, ये 100 करके 5 तो आपको किस्त देनी ही देनी है। अगर मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करूँ अमाउंट, है ना, जो हमने 600 रुपये कैलकुलेट किया है, तो आप 100 की 5 किस्त तो देंगे ही देंगे, यानी कि 500 रुपये तो आप जमा कर ही देंगे। 100 × 5 इसको लिख देते हैं, अगर हम कितना लिख देते हैं, 100 × 5 किस्त होगी 100 रुपये की। प्लस क्या, प्लस ये कि जो हमने इनको हर साल का ब्याज दिया है, मिला है, मतलब इस 100 पे अगले 4 साल तक ब्याज मिला था, लेकिन 10% का, 100 का 10% अगर मैं बाहर पहले ही निकाल के रख लूँ, ठीक है, तो अगले ये 10 जो है अगले 4 महीने के लिए हमको मिलता रहा होगा। और थोड़ा सा आपको अच्छे से लिख के दिखाता हूँ, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, ये जल्दी से समझ नहीं आता, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आपके पास ऐसी ना रहे कि जो आपको समझ ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे कि 100 रुपये पे अगले 4 साल तक आपको, 100 रुपये पे अगले 4 साल तक आपको क्या है, 10% की दर पे ब्याज मिल रहा होगा। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो एक बात बताइए, 100 से 100 तो कट ही जाना है, तो हमारे पास 10 और 4 बचेगा। इसका मतलब 100 से 100 तो हर आगे तक कटेगा, अगले 3 साल में भी कटेगा, अगले 4 साल में, 2 साल में भी कटेगा, अगले 1 साल में भी कटेगा। तो इसको डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे, 10 × 4 लिख देंगे। 100 पे अगले 4 साल तक 40% का ब्याज मिलेगा। तो 40% का मतलब हम 10 को बाहर पहले ही निकाल लेते, तो आपको रेट को पहले ही बाहर निकाल के रख देना है। और अंदर क्या लिखना है, अंदर आपको लिख देना है कि जैसे इस 100 पे अगले 4 साल का ब्याज मिलेगा तो 4, इस 100 पे अगले 3 साल का ब्याज मिलेगा तो 3, इस 100 पे अगले 2 साल का ब्याज मिलेगा तो 2 + 1, और इस पे तो अगले आगे कुछ बचा ही नहीं तो उसको 0 लिख देंगे। इस तरीके से भी आप करोगे तो भी आपका 600 ही आएगा। और 600 की वैल्यू आप क्या कह दोगे, 1.5 लाख, और 100 की वैल्यू, 100 रुपये हम इंस्टॉलमेंट मान के चल रहे हैं, तो वो कितनी हो जाएगी, 25,000 रुपये हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बात बड़े ध्यान से समझिए, एक फॉर्मूला आपने ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन वो फॉर्मूला बनता कैसे है। ये 100 तो आपका फिक्स रहेगा जब हम 100 रुपये की किस्त मान रहे हैं, इंटू क्या है, टी है, 5 क्या था, 5 ईयर थे ना, टी यानी कि समय है, प्लस 10 क्या है, आर है, 10 क्या है, आर है, इंटू आप यहाँ पे देखो टोटल 5 साल हो रहे थे, लेकिन हमने स्टार्ट कहाँ से किया, 4 से किया, यानी कि एक वैल्यू को हमने कम लेके स्टार्ट किया है। अगर टोटल मैं बात करूँ आपसे 1 + 2 + 3 + 4 और ये कहाँ तक जा रही है, n तक, तो इनका सम कितना होता है, आप कहोगे n × n + 1 होता है अपॉन 2, ये होता है। लेकिन n की जगह हमको अगर n-1 लेना है, n-1 क्यों लेना है, क्योंकि हमको पता था 5 साल थे और हम 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगले 4 साल पे ही ब्याज मिलेगा। तो अगर n-1, n की जगह n-1 पुट कर दूँ मैं, तो आपका क्या बनेगा यहाँ से, n × n-1 अपॉन 2, और n क्या है, n t है, n समय है, n यहाँ पे समय है, तो t इंटू आप इसको क्या लिखोगे, t-1 अपॉन 2। और ये किसके बराबर होता है, ये अमाउंट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, अमाउंट के बराबर होता है। तो यहाँ से आप मुझे एक बात बताइए, थोड़ा आगे चलते हैं, कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है आपके पास,
ये वैल्यू किसकी है? अमाउंट की है। ये वैल्यू आपकी अमाउंट की है। तो यहाँ से मैं किस्त की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? 100 की। आप कहोगे बड़े आराम से निकाल सकते हो। कैसे? कि हमारे पास जो ये 100 इंटू टी प्लस आर इंटू टी माइनस 1/2 रखा हुआ था, ये क्या, ये किसकी वैल्यू है? अमाउंट की वैल्यू है। अगर मुझे एक किस्त की वैल्यू जिसको मैं इंस्टॉलमेंट कहता हूँ आई है ना 100 रुपये की, 100 की वैल्यू निकालनी है तो आप कहोगे 100 इंटू ए अपॉन 100 इंटू टी प्लस आर इंटू टी माइनस 1/2, ये हो जाएगी। यानी कि किसकी वैल्यू हो जाएगी? इंस्टॉलमेंट की, एसआई पे। बस यही तो आपका फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा होगा, इंस्टॉलमेंट किस पे? एसआई पे। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, ये बताइए। ये फॉर्मूला आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला देखिए ऐसे बनता है, ठीक। और इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल काफ़ी होता है, तो इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलिएगा कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल भी काफ़ी होता है। तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है, ठीक। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये बात होगी हमारी नंबर 3। समझाने का टाइम लगेगा ज़्यादा, बाकी तो आप क्या है बड़े आराम से सारे क्वेश्चन बहुत इजीली हम आगे को कर लेंगे सॉल्व। अब इसमें अभी एक बात और समझने की है जिसको हम समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? कि लास्ट में इसमें 100 रुपये दिए हैं, लास्ट में इसमें 100 रुपये दिए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सारे तरीके हम सीख रहे हैं अमाउंट के लिए कि अमाउंट को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो लास्ट वाले इसकी फिगर है, ये अमाउंट है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए। अगर इससे पहले की एक किस्त ना देता 100 रुपये की, इससे पहले की एक किस्त 100 रुपये की ना देता तो इसको 10% ब्याज 100 रुपये पे और देना पड़ता। इसका मतलब 100 की जगह वो 110 रुपये पे कर रहा होता। ऐसे ही जो 2 साल पहले इसने 100 रुपये दिए, अगर ये 100 रुपये 2 साल पहले ना दे रहा होता तो अगले 2 साल का ब्याज इसको और एक्स्ट्रा पे करना पड़ता। इसका मतलब 100 तो ये और 2 साल का ब्याज और वो कितना हो जाता? 120। ऐसे ही इस पर आप देखोगे अगले 3 साल का ब्याज पे करना पड़ता, वो हो जाता है 130। ऐसे ही इस पर आप देखोगे तो अगले 4 साल का ब्याज इसको पे करना पड़ता। अगर ये 100 रुपये स्टार्टिंग में ना जमा कर रहा होता, इसका मतलब 140 रुपये ये पे करता। इसको भी आप जोड़ोगे तो भी आपका 600 आ जाएगा, और 600 क्या है? आपका अमाउंट है। आई होप अब आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो आपने एसआई में ना सीखा हो, एसआई के इंस्टॉलमेंट में ना सीखा हो। और इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको सिखा दिया कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत आई थिंक अब नहीं बची। अब इसके आगे आप कुछ भी कर लीजिए, जो आपको निकालना है यहाँ से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। सारी की सारी चीज़ें लगभग आपके पास हैं, और जितना हमको सीखना था हमने सीख लिया। ये बात होगी एसआई की। सीआई की जब हम बात करेंगे, अगर सीआई के इंस्टॉलमेंट की हम बात करें, सीआई के इंस्टॉलमेंट की, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर होता भी है लेकिन उस फॉर्मूले पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती है। इसको डायरेक्ट आप थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी तो क्वेश्चन से समझेंगे। मान लीजिए आपको क्या दे रखा है? 10% दे रखा है कि 10% की दर पे 2 साल का आपको इंस्टॉलमेंट बनाना है, लेकिन सीआई पे टाइम कितना? 2 साल दे रखा है। तो आप 10% का मतलब कितना होता है? 1/10 होता है। तो 1/10 का मतलब पहले साल में 10 से 11 हो जा रही होगी वैल्यू। यहाँ पे क्या है? मल्टीपल्स काम करते हैं सीआई के अंदर। अगले साल क्या हो रहा होगा? 10 की 2 और 11 की 2 हो जा रही होगी। यहाँ पे मल्टीपल्स काम करते हैं, ये तो आपको पता है, हमने पहले भी देखा था। लेकिन ये क्या हमारी, ये इधर हमारी जो रखी हुई है ना, ये हमारी इंस्टॉलमेंट है। 11 का स्क्वायर, ऊपर कितना है? 10 × 11 और नीचे 11 का स्क्वायर है। इसका मतलब इंस्टॉलमेंट दोनों जगह सेम होनी चाहिए थी। यही तो हमने पढ़ा था। ऊपर 11 है, नीचे 11 का स्क्वायर है, तो इसमें ऊपर 1 से 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी करनी पड़ेगी फिर। तो ये हमारा क्या है? हमारा प्रिंसिपल है। तो कुल मिला के पहले साल का जो प्रिंसिपल था 11 ढाई 110 बन गया। दूसरे साल का जो प्रिंसिपल था वो 100 बन गया। किस्त तो दोनों जगह से बराबर यानी है। ये इधर आपका इंस्टॉलमेंट रखा हुआ है, इंस्टॉलमेंट है ना। ये कितना है? 121 है पहले साल की भी, और दूसरे साल की भी 121 है। तो इसमें हम क्या करते हैं? किस्तों को बराबर करते हैं बस। अगर हम टोटल प्रिंसिपल की बात करें तो आपका हो गया 100 और 110 210 हो गया, और किस्त की बात करोगे तो 121 242 हो गया। तो प्रिंसिपल आपका ये आ गया। प्रिंसिपल दे रखा है तो प्रिंसिपल पे कैलकुलेट कर दीजिए। ईएमआई की वैल्यू दे रखी है, यानी कि इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे रखी है, तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू उस पर कैलकुलेट कर दीजिए। पूछे कि ब्याज कितना दिया है हमने, तो ब्याज भी देख लीजिए। 210 की जगह आपको 242 रुपये देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब 32 रुपये का क्या हो गया? आपका ब्याज हो गया। क्या हो गया? ये इतना आपका इंटरेस्ट हो गया। क्लियर? बस छोटी छोटी बातें इसमें यही ध्यान रखनी है, कुछ टर्म्स याद रखनी है। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम आसानी से देखेंगे कि इन सब चीज़ों को हम बड़े मज़े से कर लेंगे। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं। समझाने में काफ़ी टाइम चला गया, लेकिन समझाना इतना ज़रूरी था क्योंकि ये क्वेश्चन इसका एक मेंस में भी आपको देखने को मिलेगा पक्का। जल्दबाजी करके भी मैं इसको समझा सकता था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है जल्दबाजी में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक घड़ी 440 रुपये नगद या 200 रुपये के नगद डाउन पेमेंट पर
और 240 रुपये 1 महीने के बाद भुगतान पर बेची जाती है। मतलब या तो 440 रुपये आप एक बार में दे दो और घड़ी को ले जाओ, या फिर ऐसा कर लो कि 200 रुपये उस टाइम पे जमा कर दो और 244 रुपये 1 महीने बाद दे देना। तो इसने कहा है कि योजना में लगाए गए ब्याज की दर कितनी है, रेट बताना है कितना है। तो ये तो बिल्कुल एकदम सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। 200 रुपये उसने जब 440 में से दे दिए, इसका मतलब उसके पास 240 रुपये बचे हुए हैं जो उसको लेने थे। 240 की जगह उसने कितने लिए हैं, 244 रुपये लिए हैं 1 महीने के अंदर। तो 4 रुपये का ब्याज हो गया। 4 रुपये का ब्याज कितने पे, 240 पे, इंटू आर हमको निकालना है। बात कितने की चल रही है, 1 महीने की, तो 1/12 कर देंगे अपॉन में 100। आर की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी, 0 से 0 काट दो, 12 दूनी 24 और 2 दूनी 4, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20% आ गई। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट का था, लेकिन हाँ किस्त का नाम ले दिया तो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे पुट कर दिया था। कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज की दर पे 3 वर्षों में दे 1092 रुपये के ऋण का भुगतान करेगी। तो यहाँ मुझे एक बात बताइए, 1092 रुपये हमको पे करने हैं, ये पेबल अमाउंट है, डेप्ट अमाउंट है, डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ ₹1092। इसका मतलब जो भी कोई वैल्यू होगी हमारी 3 साल में पे करनी है। तो सबसे पहली बात तो है कि जितना भी हम पे कर रहे होंगे इससे कम ही पे कर रहे होंगे, है ना। 3 साल में किस्त देंगे तो एक बात बताइए, 545 की 3 ऑप्शन 500 से ऊपर दे रखे हैं। अगर 500 की भी एक किस्त होती तो 3 साल में 1500 रुपये पे करने पड़ते हमको, 500। तो इसका मतलब 1092 पे करने हैं तो 1500 तो बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। तो 3 ऑप्शन तो वैसे ही कट जा रहे हैं। अगर बाई चांस इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 325। क्लियर है। या फिर ये नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट क्या है फॉर्मूला लगाइए, ये तो सिर्फ समझाने का था। हमको क्या है इंस्टॉलमेंट निकालनी है। इसको मैं तीनों तरीके से बताऊंगा आपको, बाकी आपके दिमाग में जो आ रहा हो वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 100 × 1092 अपॉन क्या था 100 × T, यानी कि 3 सालों की बात चल रही है तो 300 हो जाएगा, प्लस आर कितना है हमारा 12 इंटू टी कितना है 3 इंटू T -1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, T कितना है 3 है अपॉन 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। इसका मतलब कितना आ गया है 100 × 1092 अपॉन 12 × 36 336 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें बस काटा फाटी कर लो जो करनी है। 3 से ही काटें तो 112, 3 से इसमें डिवाइड लगाएं, 3 × 9 3 × 18 3 × 12। इससे कट रहा है कि नहीं, 4 से कट रहा है, 4 से कट जाएगा, 4 से इसको काट लो, ये 28 बार जाएगा। और 4 से कितनी बार जाएगा, 4 × 9 36, 4 × 4, 7 से काट लो, 7 × 4 28, 13 × 7 91, और 4 से इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 25, तो 13 × 25 कितना हो जाएगा, 13 × 5 65, 13 दूनी 26 और 6 32। तो 325 रुपये की आपकी इंस्टॉलमेंट होगी। इस तरीके से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात और देखिए, अगर हम दूसरे वाले तरीके से जो हमने और सीखे हैं उनमें भी करते हैं हम, तो हमको पता है 100 की अगर 3 किस्त बनाएंगे यानी कि 300 रुपये तो अलग हो ही जाने हैं, प्लस 12% की बात चल रही है तो 12 बाहर रख दो, इंटू 3 वर्षों की बात है तो हमको 1 साल छोड़ के लेना है, इसका मतलब 2 + 1 कर देंगे क्योंकि हमको अगले 2 साल पे भी ब्याज मिलेगा। ठीक, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1092 के। तो जो काम हमने यहाँ किया है वही सेम काम तो अपॉन में रखा हुआ है, ये भी तो हमको पता है कि यही वैल्यू तो इसकी है जो हम कर रहे थे। और 100 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ से आप देखोगे यहाँ से भी आपका 336 ही आएगा। इसका मतलब 336 की वैल्यू कितनी है 1092, तो 100 हमने इंस्टॉलमेंट मान रखी है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 1092 × 100 अपॉन 336। और यही तो हम यहाँ कर रहे थे सेम काम, बस लिखने के तरीके अलग अलग हैं। कोई फॉर्मूला का नाम दे देगा इसको, कोई अपनी शॉर्ट अप्रोच बता देगा इसको, कोई कुछ कह देगा इसको, लेकिन है सब तरीके वही है। यहाँ से आप कैलकुलेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 325 आपकी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। जो भी आपको आसान लगे आप उससे कीजिए। मैं कुछ नहीं कहता कि हाँ आप यही पर्टिकुलर तरीका लगाइए, लेकिन जो भी आपको आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। 1150 रुपये की राशि 3 मासिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। प्रत्येक किस्त 400 रुपये की है, तो ब्याज की दर बताइए कितनी होगी। 400 रुपये में 3 के हिसाब से आप कितना 4 या 1200 रुपये जमा कर दोगे। 1150 की जगह 1200 रुपये जमा कर रहे हो, उसका मतलब 50 रुपये का आपको ब्याज देना पड़ रहा है। 50 रुपये का ब्याज कहाँ से आया होगा, आप एक बार बताइए, 50 रुपये का ब्याज आपका कहाँ से आया होगा, इतना बताइए मुझे। 50 रुपये का ब्याज आपका ऐसे आया होगा, देखिए 1150 रुपये थे आपके पास, ठीक है। इस पर 1 महीने में बात चल रही है क्या, 3 मासिक किस्तों में, हाँ महीने के हिसाब से चल रही है। तो पहले महीने में आपने इस पर 8% की दर से क्या क्या होगा, इस पर ब्याज लगा होगा, तो अमाउंट कुछ बढ़ गया होगा, लेकिन उसको छोड़ दीजिए आप, अमाउंट जितना बढ़ा
सॉरी जितना भी आपका इंटरेस्ट बढ़ा उसको छोड़ दीजिए, लेकिन 1 महीने बाद हमने 400 रुपये जमा कर दिए हैं, तो 1150 की जगह अगले महीने कितना रह जाएगा आपका प्रिंसिपल? 750 रह जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? उससे अगले महीने आपने 8% की दर पे इस पर फिर लगा होगा कुछ ब्याज, आपने 400 रुपये फिर जमा कर दिए, तो आपके 350 रुपये रह गए। 2 किस्तों की, और तीसरी किस्त में आपने 8% का ब्याज तो लगा होगा, लेकिन आपने वहाँ पे अब कुछ 400 रुपये सिर्फ जमा किए हैं। 400 रुपये जमा करके आपके पास जो अमाउंट आपको देना था वो हो गया आपका 0। ठीक, तो इसका मतलब 1150 पे जो 1 महीने का ब्याज है वो, 750 पे जो 1 महीने का ब्याज है वो, और 350 पे जो 1 महीने का ब्याज है वो सब मिलके 50 रुपये आपको टोटल ब्याज देना पड़ रहा है। बात समझ आई यहाँ तक? वो टोटल ब्याज आपको 50 रुपये कैसे देना पड़ रहा है कि 1150 पे 1 महीने का 8%, 750 पे 1 महीने का 8%, 350 पे 1 महीने का 8%। तो क्या मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकता इसको, इन सबको जोड़ लूँ? क्योंकि भाई मुझे लिखना तो वही है, 1150 का 1 महीने का, 1 महीने का मतलब 1/12, इसका 8% यानी कि 8/100, प्लस ऐसे करूँगा 750 का 1/12 गुणा 8/100 प्लस 350 का 1/12 इंटू 8/100। तो इससे अच्छा जब हमको पता है ये चीज़ें तीनों में कॉमन है, तो इसको मैं डायरेक्ट ही क्या है, बचों को अलग ले लूँ, यानी कि 50 रुपये का जो ब्याज आ रहा है ये किस पे आ रहा है? 1150 प्लस 750 प्लस 350, जो टोटली हमारा क्या बना है? प्रिंसिपल बना है। इस पे 1 महीने का 8% की दर से ब्याज कितना होगा? वो 50 रुपये होगा। तो अब तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, अब तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। 50 इज टू, आप इसको जोड़ोगे तो 1150 और 750 कितना हो गया? 11 7 18 19 3 22 22 50 इंटू 1/12 इंटू 8/100। कैलकुलेट कीजिए, 0 से 0 कट गया, 5 से डिवाइड लगाएंगे आप किस में? 225 में, 5 24, 5 5 25, ठीक। 5 से और डिवाइड लगा लो, 5 9 45, 5 से 20 बार हो गया। 3 से और डिवाइड लगा लो, 3 चौक 12, 3 3 9। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? आप आर की वैल्यू बताओगे 20 चौक 80/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये बात समझाने के लिए लिखी गई है सिर्फ। आज के बाद आपसे जब भी वो रेट पूछेगा तो आप ये बातें यहाँ पे कभी भी नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट करोगे? यहाँ से स्टार्ट करोगे। समझ आ गया कैसे हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रुपये की राशि 11 मासिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि प्रत्येक किस्त 1 रुपये की हो तो ब्याज की दर बताइए। सेम क्वेश्चन है लेकिन बड़ा फेमस क्वेश्चन, आपने अगर कहीं पे भी देखा होगा तो ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा, कुछ कुछ इसका आंसर भी याद होता है जब प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हैं। 11 महीने में 1 1 रुपये की दर से हम कितना रुपये ब्याज दे देंगे? आप कहोगे 11 रुपये हम टोटल पे करेंगे। 10 रुपये की चीज़ पे हमने 11 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब 1 रुपये का ब्याज दे रहे हैं। 1 रुपये का ब्याज कब दिया होगा? हमको पता है कि हमने 10 में से जब 1 रुपये जमा किया होगा तो 9 बचे होंगे, 9 में से जब 1 रुपये जमा कर दिया होगा 8 बचे होंगे, ऐसे ही कर करके हम 0 तक आ गए होंगे। ये वाले 10 की बात कर रहा हूँ मैं, 10 पे हम 1 1 रुपये महीने का जो जमा करते हुए जा रहे हैं। इसका मतलब 10 + 9 + 8 प्लस, और ये 100 कहाँ तक गया होगा? 1 तक। इन पे 1 महीने का जो ब्याज लग रहा होगा वही तो 1 रुपये इकट्ठा हुआ है, 1/12। किस दर से? आर दर से, तो r/100, क्योंकि हमको आर निकालना है। अब डायरेक्ट आप ऐसे करोगे इसको, तो यहाँ से आगे कैसे सॉल्व करें? 10, ये तो आपका क्या है? नेचुरल नंबर का सम हो रहा है, तो 10 × 11/2 कह देंगे इसको आप, इंटू 1/12 इंटू r/100 बराबर 1 चल ही रहा है आपका। ये कितना बन जाएगा? 55। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 12, 2 से 5 बार कट गया, और 5 से इसको भी काट लीजिए 20 बार, तो 12 दूनी 24, 240, और बटे कितना हो जाएगा? 11 बचा सिर्फ, 240/11%। तो देखिए क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, बस लैंग्वेज एक बार समझ आनी चाहिए और इसके कॉन्सेप्ट हमको समझ आ जाना चाहिए। इंस्टॉलमेंट बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। क्लियर हो गया है? आगे चलें। 2180 रुपये की राशि 4 वर्ष के बाद दे है, यानी कि 4 वर्ष बाद 2180 रुपये पे करने हैं, ये अमाउंट है। बस भाषा ज़रूर समझ लीजिए इसकी। भाषा अगर आपने समझ ली तो आप क्वेश्चन को पकड़ जाएंगे तुरंत, अदरवाइज घूमते रहेंगे। ऐसा ही में स्पेशली CI का तो बहुत आसान होता है। यदि वह 6% प्रति वर्ष की दर से 4 समान किस्तों में भुगतान करना चाहता है तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी? कैसे करें? कुछ भी लगा लीजिए। हमको पता है 4 समान किस्तों में करना है, 100 की 4 किस्त बनाओगे तो 400 तो एक हो ही जाने हैं अलग, प्लस 6%, 100 का 6% 6 ही होगा, इंटू 4
समय कितना है, 4 समान किस्त बनानी है, इसका मतलब बची हुई 3 पे उसको ब्याज मिलेगा, फिर 2 पे मिलेगा, फिर 1 पे मिलेगा, फिर 0 पे मिलेगा। 0 को लिखो मत लिखो, और ये किसके बराबर हो जाएगी, टोटल अमाउंट बन जाता है हमारा जो कि है 2180 रुपये। तो ये कितना हो गया आपका 436, 436 की वैल्यू 2180 रुपये। 100 की वैल्यू बतानी है, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2180 बटे 436 गुणा 100। तो जैसा मुझे दिख रहा है 4 पंजे 20 और 36 पंजे 180, पूरा पूरा 5 बार जा रहा है। तो 5 गुणा 100 का मतलब 500 हो गया। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलें। देखिए स्टार्टिंग में अच्छे से समझने का यही रीज़न था कि हमने बहुत सारे चीज़ें क्लियर कर ली कि किस तरीके से कौन सा क्या आ रहा है। कौन सी वार्षिक किस्त से 1740 रुपये का डेबिट निकाल लिया जाए 8% साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में दे है। 1740 रुपये 5 साल में ड्यू हैं, तो 8% की दर पे, 8% का मतलब आप समझ रहे हैं कितना, 5 वर्ष में दे करने हैं, इसका मतलब 100 पंजे 500। इसमें आप ऑप्शन की हेल्प से जैसे मैंने कराया था ना, आपको वैसे भी कर सकते हैं। आपको पता है, आप खुद बताइए 500 की 5 किस्त बनाओगे 2500 हो जाएगा, 1740 पे करने हैं, कैसे हो सकता है। 450 के आप 5 किस्त बनाएंगे 2250 हो जाएगा, कैसे हो सकता है। 480 कैसे हो सकता है। एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, 3 पंजे 15, क्योंकि हम जो पे करेंगे इससे कम पे करेंगे इंस्टॉलमेंट देने का। अदरवाइज फ़ायदा क्या था, अगर हम 1 लाख की बाइक लेके 1.5 लाख रुपये ही देते तो इससे अच्छा हम 5 साल बाद ही ना पैसे देते। हम बीच बीच में जो 1-1 साल करके पैसे दे रहे हैं, हम बेवकूफ़ हैं कोई। हम इसलिए तो दे रहे हैं कि हम पे बर्डन थोड़ा सा कम हो जाए। 1 लाख की जगह 1,25,000 रुपये हम देख के भी हमारा काम चल रहा है, अगर हम हर साल पे कर रहे हैं तो 1.5 लाख ना देने से हम बच रहे हैं मतलब। तो इसीलिए हमको कम अमाउंट पे करना है, ठीक। पर देखिए क्या है कि 100 रुपये की अगर हम 5 किस्त मानते हैं तो 500 तो 1 हो जाएगा, प्लस 8% की दर का मतलब 8 बाहर रख दो, 5 का मतलब आप क्या करोगे 4 + 3 + 2 + 1, और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी 1740 की। तो ये कितना हो गया, 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी कि 580 हो गया। 1740 पूरा पूरा 3 बार मल्टीपल दिख रहा है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 300 हो जाएगी, और यही हमको बताना था। आगे चलते हैं, इनमें अब टाइम ज़्यादा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। समान किस्त की राशि ज्ञात कीजिए जिसका वार्षिक भुगतान 848 रुपये के कर्ज में 4 साल में 4% की दर से देना है, साधारण ब्याज की दर से अदा करना है। 848 रुपये 4 साल में 4% पे, 24 चौके 96 होते हैं, 960 हो जाएगा। जब 250 चौके ही 1000 होते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1020 हो जाएगा। हमको तो 848 पे करने हैं। यहाँ आप देखोगे कितना, 225 चौके 900 होते हैं, हमको 848 पे करना है, और 848 से भी कम पे करना है, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचता है जो कि 200। क्लियर है। लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिए, एकदम कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 4 साल में 4 किस्त बनेंगी तो 401 हो जाएगा, प्लस 4% की दर का मतलब 4, और 3 + 2 + 1, इसकी वैल्यू कितनी है 848 है, ठीक। तो 3 2 5 और 1 6 24, 424 की वैल्यू कितनी होगी 848। 100 की कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 100 की 200 हो जाएगी। कुछ नहीं बचा, क्योंकि हमको दिख रहा है 2 गुना है इसका ये, तो यहाँ भी इसका 2 गुना कर दो। आगे चलते हैं। तो देखिए SI के क्वेश्चन हमने कर लिए जो हमको करने थे। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के समझ लिया तो मेरा मानना है कि 35 से 40 सेकंड में आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। इसमें हाँ थोड़े टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं, वो हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। टिपिकल कैसे बनते हैं, टिपिकल थोड़े से ऐसे बन जाते हैं कि वो किस्तों को अलग अलग कर देता है। कि मान लीजिए कह दे कि पहले साल की जो किस्त है वो दूसरे साल की किस्त के मुकाबले 2 गुनी है, और जो दूसरे साल की किस्त है वो तीसरे साल की किस्त के मुकाबले 2 गुनी है। तो उस टाइम पे जब वो होगा तो उस टाइम पे हम रिवर्स अप्रोच जो हमने सीखी थी, रिवर्स अप्रोच कौन सी थी, रिवर्स अप्रोच हमारी ये कि इतना पे ना करता तो कितना देना पड़ता, इतना पे ना करता तो कितना देना पड़ता। तो उस टाइम पे हम इसका इस्तेमाल करके उन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। कोई भी ऐसा टफ काम नहीं है, लेकिन हमको बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि बेसिक क्या है इनका। अब CI की बात करें तो CI पे क्या कह रहा है कि 5% से CI पे उधार ली गई राशि बतानी है, यानी कि प्रिंसिपल बताना है, और किस्त कितनी दे रखी है इसने 1764 रुपये दे रखी है इंस्टॉलमेंट। तो 5% का मतलब कितना 1/20, तो इसका मतलब 20 से 21 पहले साल में रहा होगा रेशो इनका, अगले साल में 20 का स्क्वायर से 21 का स्क्वायर रहा होगा, ठीक। लेकिन किस्त तो हमको पता है दोनों साल में सेम होगी, दोनों साल में सेम होगी, तो आप यहाँ पे भी 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है 21 गुणा 21 तो लिखा हुआ है, वहाँ सिंगल 21 है तो 21 गुणा 21 वहाँ भी कर दीजिए। यहाँ करोगे तो प्रिंसिपल में तो करनी पड़ेगी। कितना हो गया 21 दूनी 42, 420, ये कितना है 20 20 400, तो कुल मिला के टोटल प्रिंसिपल आपका कितना हो गया 420 और 400। पहले साल का प्रिंसिपल 420, दूसरे साल का प्रिंसिपल 400, टोटल प्रिंसिपल आपका 820 रुपये हो गया, ठीक।
किस्त कितनी है आपकी, आप कहोगे किस्त आपकी 441 है, यहाँ से भी 441 ही आएगा। इसका मतलब 441 की वैल्यू इसने हमको कितनी दे रखी है, 1764 दे रखी है। तो 820 की पूछ रहा है, 820 की कितनी होगी, निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। 1764 किसकी वैल्यू है, 441 की, बतानी किसकी है, 820 की। कैलकुलेट कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इससे 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, हाँ पूरा पूरा 4 बार जा रहा है, 0, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, 3280 ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो CI बहुत आसान है, CI में इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करना बहुत आसान है, SI में थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि 44,100 रुपये के 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना होगा। 2 किस्तें हैं, टोटल अमाउंट कितना है हमारा, 44,100 रुपये। यदि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है तो सही वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना है, ब्याज बताना है। क्या बताना है, ब्याज बताना है। तो कर लीजिए 5% का, तो अब आपको याद हो भी गया होगा। देखिए 5% कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अभी हमने पीछे क्या किया था, हमको ये पता चल गया था कि 820 तो हमारा प्रिंसिपल आया था, और हमारी जो इंस्टॉलमेंट आ रही थी वो आ रही थी एक 441 की। इसका मतलब टोटल अमाउंट जो हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, आप कहोगे इसका 2 गुना कर दो, क्योंकि 441 की पहली किस्त, 441 की दूसरी किस्त, 882 रुपये। ये आपकी टोटल क्या हो गया, अमाउंट हो गया जो हमने पे किया है। अच्छा 820 की जो वैल्यू है, तो कुल ब्याज बताना है। अच्छा हाँ ठीक है, 882 की जो वैल्यू है इसने हमको दे रखी कितनी, 4400। ब्याज कितना, 820 की जगह आप 882 रुपये दे रहे हो, इसका मतलब 62 रुपये आप ब्याज के रूप में दे रहे हो। तो 62 की वैल्यू बतानी है, 62 की वैल्यू कितनी होगी। तो इसको तो कर सकते हैं आसानी से, इसमें तो कुछ नहीं बचा। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी जल्दबाजी में यही होता है। देखिए मैं क्वेश्चन ढंग से पढ़ नहीं पाया, मुझे लगा यही है। इंग्लिश में पढ़ लिया आप कि ईच इंस्टॉलमेंट है 441 रुपये, सॉरी 44,100 रुपये की ईच इंस्टॉलमेंट है, यानी कि 441 की जो वैल्यू है वो 4400 है। इसका मतलब पूरा पूरा 100 गुना का रखा है। तो जो ब्याज है इसका वो 62 का 100 गुना आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 62 तो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि 1/20 5% पर अगर आपका आ जाता है तो 2 साल का तो एटलीस्ट याद रख ही सकते हैं ना आप, क्या कि प्रिंसिपल 820 बनता है और 882 आपका टोटल अमाउंट बनता है, किस्त आपकी 441 की बनती है, क्योंकि 21 का स्क्वायर करोगे तो 441 आ जाएगी। इतनी चीज़ें तो आप दिमाग में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 8,000 रुपये की राशि 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि पर क्या है, ब्याज पर उधार दी जाती है और 3 समान किस्तों में इसको वापस किया जाता है। 2 सालों की बात होती है तो हम बड़े आराम से 20 से 21 करके कर देते, लेकिन 3 की बात हो रही है, काम तो सेम ही करना है, अभी भी कुछ अलग नहीं करना। तो क्या करेंगे इसमें भी वही, पहले साल में क्या हो रहा होगा, 20 से 21 हो रहा होगा, उससे अगले साल 20 का स्क्वायर यानी कि 400 और 21 का स्क्वायर यानी कि 441। उससे अगले साल में जब 3 साल की बात चल रही है तो 20 का क्यूब जो कि हो जाएगा 8,000 और 21 का क्यूब कितना 9261 होता है। ये कुछ चीज़ें तो आपको याद होंगी भी। लेकिन हुआ क्या है कि फाइनल किस्त हमारी जो 9261 की बनी है, इसका मतलब इंस्टॉलमेंट तो तीनों सालों में सेम रही होगी। जब सेम रही होगी इसको सेम बनाना पड़ेगा 21 से मल्टीप्लाई करके, तो 21 से यहाँ भी कर दो। इसको सेम बनाना पड़ेगा 441 से मल्टीप्लाई करके, 9261 बनाना है ना, तो यहाँ भी 441 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारा जो फ़र्क पड़ता है वो किस पे पड़ता है, हमारे प्रिंसिपल पे पड़ता है। तो 20 गुणा 441 आप करोगे तो कितना हो जाएगा 8,820। यहाँ से आप देखोगे 21 चौक 84, 84 हो जाएगा, और ये तो आपके 8,000 रुपये रखी हुई है। ये इसका मतलब प्रिंसिपल नहीं, वो सॉरी अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल है। पहले साल के लिए प्रिंसिपल क्या था 8,820, अगले साल के लिए 8400, उससे अगले साल के लिए 8,000। टोटल प्रिंसिपल की आप बात करोगे तो इनको जोड़ लो, 0 2 4 8 12 8 या 24 और 1 25, यानी कि 25,220 आपका टोटल प्रिंसिपल था। और इसने क्या पूछा है, प्रत्येक किस्त बताइए, प्रत्येक किस्त कितने की है, 9261 की। तो 25,220 जो है हमारा टोटल प्रिंसिपल है, यानी कि जो हमने पैसा लिया है, लेकिन एग्जैक्ट हमने पैसा कितना लिया है 8,000 रुपये। तो वहाँ ये वैल्यू है 8,000, हमको बतानी किसकी है 9261 की बतानी है, 9261 की। तो 9261 की आप निकाल सकते हो बड़ा आराम से, अपॉन 25220 इंटू 9261। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ऑप्शन की हेल्प से अगर हम करना चाहें तो क्या कर सकते हैं,
ऑप्शन की हेल्प से अगर करना चाहें तो कुछ कर सकते हैं क्या? 3000, दो ऑप्शन बड़े क्लोज हो रहे हैं, 3000 और 2937.67। चलिए कोई बात नहीं, क्या करते हैं, 8 से इसमें आप डिवाइड, 0 से 0 हटा दो, इसमें आप डिवाइड लगाओगे तो 100 बचेगा। 8 से इसमें आप डिवाइड लगाओगे कितना बचेगा, 8 या 24, 12 हो गया, 8 कम 8, 42 हो गया, 8 पंजे 40, ठीक है, 8 पंजे 40, 2 बच गया, डेसिमल लगा दो, 2 0 हो गया, तो 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, तो 315.25 और ऊपर कितना रखा हुआ है, 9261। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस 315 भी इसको मान लूँ सिर्फ नीचे वाले को, तो हमको पता है 315 से ये पूरा 3 बार 9261 शायद नहीं जाएगा, क्योंकि अगर इसकी मल्टीप्लाई हम 3 बार भी करते हैं तो कितना आएगा, 3 पंजे 15, 3 कम 3 और 1 6 और 3 3 9, यानी कि 965। कितना आएगा, 965। हमको चाहिए कितना, 926। तो इसका मतलब 3 गुना भी पूरा नहीं जा रहा, या 30 गुना कहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 96 50। तो 30 बार तो पूरा पूरा जा नहीं रहा है, इसका मतलब 30 से थोड़ा सा कम जाएगा ये। तो 3000 तो ऑप्शन हो नहीं सकता, 3000 तो ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि 100 तो आपका मल्टीप्लाई में रखा हुआ है। ये इससे कितना, 30 बार जा नहीं रहा पूरा, 30 बार नहीं जा रहा, तो 30 से थोड़ा सा कम जाएगा, यानी कि 2937.67 इसका आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इतना दिमाग भी आपको लगाना पड़ेगा, ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है, ऑप्शन की हेल्प भी आपको लेनी पड़ेगी। हमको दिख गया था कि लगभग जो है ये पूरा 30 बार तो 9261 315 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 बार अगर हम 30 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो ये 96 50 बन जा रहा है, जबकि हमको 9261 जाना है। इसका मतलब वैल्यू कुछ थोड़ी सी कम रही होगी, कितनी, थोड़ी सी, ज़्यादा कम नहीं। अगर 315 का आप कम करोगे, 96 50 में से पूरा 315 भी कम कर दोगे तो कितना बैठेगा, ये 300 कम किया आपने तो 93 50 हो गया। तो लगभग कितना जा रहा है, लगभग उसके आसपास ही बैठ रहा है। इसका मतलब 2900 से वैल्यू थोड़ी सी बड़ी रहेगी और 3000 से कम रहेगी, तो 2937.67 इसका आंसर हो जाएगा। तो इतना काम भी आपको करना है, इतनी कैलकुलेशन भी आपको दिमाग में अपने घुमाते रहनी है। एक ऋण 2 समान किस्तों में लौटाया जाता है, ब्याज की दर 12%, प्रत्येक किस्त इतनी की है, तो कुल ब्याज बताइए कितना है। इसको कर सकते हैं, 12% का मतलब आप कितना कहोगे, 3/25। 2 साल की बात चल रही है तो 25 से 28 पहले साल का रहा हो जो भी कुछ है, अगले साल 25 का स्क्वायर 625 और 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784, ठीक। लेकिन इसको भी 784 बनाना पड़ेगा, तो 28 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है। और ये 28 गुणा 25 कितना हो जाएगा, 25 25 625 और 75 700, ये कितना हो गया, 625। तो कुल मिला के प्रिंसिपल कितना हो गया, 7 6 13 1325। टोटल अमाउंट कितना हो गया जो हमने पे किया है, तो आप कहोगे 2 × 784 करेंगे तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 1 15। तो 1325 की जगह हम कितना 1568 पे कर रहे हैं। इसका मतलब कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, कितना ब्याज दे रहे हैं, तो आप इसमें माइनस करोगे। 8 में से 5 गए 3, 6 में से 2 गए 4, 5 में से 3 गए 2, 243। तो 243 की वैल्यू हमको बतानी है, जो कि हमारा ब्याज है। 784 की वैल्यू कितनी है, 784 की वैल्यू उसने हमको दे रखी है 11760 और 243 की हमसे पूछ रहा है, तो इसके आप निकाल दीजिए 760 अपॉन 784 इंटू 243। क्लियर है। अब इसमें डिवाइड लगाएं, किससे डिवाइड हो सकता है, 7 4 11 8 19 नहीं, 243, ठीक है। हाँ चलिए कोई नहीं, 4 से डिवाइड लगा के देखते हैं। 4 से इसमें अगर हम डिवाइड लगाएं तो कितना आएगा, ये 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 37, 4 9 36, 4 चौक 16 और 0। 4 से इसमें डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4 38 हो गया, 4 9 36, 4 6 24 196। अब इसमें हम अगर किससे लगाएं, इसमें भी 4 से और डिवाइड लगा लें तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 9 36, 4 से इसमें डिवाइड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 7 28 और कितना 14 हो गया, तो 4 3 12, 4 5 20। 7 से डिवाइड लगाएंगे तो 7 7 49 और 7 से कितना बार कट जाएगा, 105। और 7 से अभी हमको पता है ये और कटेगा कितनी बार, 15 7 105 होते हैं। तो 15 गुणा 243 रह गया, 15 3 45, 4 कैरी हो गए, 15 चौका 60 और 4 64, 6 कैरी हो गया, 15 दूनी 30 और 6 36। तो 36 45 इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर
हो जाएगा। तो देखिए कुछ CI और SI के इंस्टॉलमेंट के ये क्वेश्चंस थे। PDF जो मैंने प्रोवाइड आपको करवा रखी है टेलीग्राम चैनल पे, उसको जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, और उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं बनता तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या वहीं पे मुझे टैग कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस SI और CI के इंस्टॉलमेंट को, और आशा करता हूँ आपको समझ भी अच्छे से आए होंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो बेसिक था इसका उसी को समझने में थोड़ा टाइम लगाया है। हमने ऐसा नहीं कि हवा में सब बातें कर ली, हवा में सब कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया, कुछ नहीं। एक भी चीज़ आपकी छोड़ी नहीं है जो आपको समझ ना आई हो और जो आपके समझने लायक ना हो। हर चीज़ को कोशिश की है कि बेसिक से उसको आपको बताया जाए, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब आगे के जो कुछ 2-4 चैप्टर बचे हुए हैं उनको हम जल्दी कर लेंगे और अच्छे से अपने पेपर की तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।